आज का जो टॉपिक है वह है क्या डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज का रिवर्सल संभव है कि नहीं है। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में क्या दवाइयां बंद की जा सकती है और उसके बाद भी क्या उनकी शुगर कंट्रोल में रह सकती है। यह जो पूरा जो बोलना चाहिए कि जो लेक्चर की श्रृंखला है वो उसी के ऊपर निर्भर है। और इसके 3 पार्ट है। पहले पार्ट में मैं सामान्य डायबिटीज के बारे में, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जानकारी दूंगा। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज इस समय हमारे देश में लगभग 7 करोड़ की मात्रा में है, जो विश्व में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर चीन आता है और दूसरे नंबर पर जो डायबिटीज के मरीज हैं वो हमारे देश में, पूरे विश्व में, जिनका नंबर 7 करोड़ है। और लगभग 2030 तक इन मरीजों के बढ़ने की संख्या 10 करोड़ तक हो जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रत्येक एक डायग्नोस टाइप 2 डायबिटीज मरीज के पीछे 2 मरीज ऐसे होते हैं जिनकी की टाइप 2 डायग्नोसिस की पकड़ नहीं होती, उनकी जांच नहीं हो पाती और उन्हें डायबिटीज रहता, परंतु वो उसके बारे में जानते नहीं। तो आइए हम पहले तो इस सब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक जानकारी है कि टाइप डायबिटीज क्या है, विशेषकर टाइप 2 डायबिटीज क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके उपचार में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानकारी डायबिटीज रिवर्सल होने के पहले अत्यधिक जरूरी है। क्योंकि डायबिटीज रिवर्सल सारे मरीजों में संभव नहीं है, कुछ मरीजों में संभव है। जिनके किन मरीजों में संभव है और कैसे संभव है, इसके बारे में हम जो इस श्रृंखला का दूसरा और तीसरा लेक्चर जो है उसमें इसे कवर करेंगे। लेकिन पहला लेक्चर जो बेसिक जानकारी के लिए, उसकी नींव बनाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो इस जो पहला जो स्लाइड है मेरी, उसमें दिखाया गया है कि जो ब्लड ग्लूकोज का मैनेजमेंट है, रक्त में शुगर की मात्रा का मैनेजमेंट हमारे जीवन के लिए अत्यधिक जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि हम जो भी भोजन करते हैं वो हमारी आंत में जाकर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में बदल जाता है या शक्कर में बदल जाता है। हम भले ही सूखी रोटी खाएं, हम कोई भी फ्रूट खाएं, हम सिर्फ वेजिटेबल्स खाएं, परंतु उसका अधिकतम पार्ट, लगभग 60% पार्ट ग्लूकोज में बदल के हमारी खून की नलियों में सोख लिया जाता है। खून की नली में पड़े इस ग्लूकोज को हमारे ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी और मांसपेशियों के अंदर जाना होता है, क्योंकि यह ग्लूकोज ही शरीर के लिए पेट्रोल के समान है। शरीर के सारे अंगों को काम करने की ऊर्जा यह ग्लूकोज ही देता है। इस ग्लूकोज की एंट्री इन सारे अंगों में, खासकर लिवर और मसल, जो कि हमारे शरीर के ग्लूकोज के 40 से 60% के ग्राहक है, यानी कि हमारे भोजन से पचने वाला, जो भोजन के पचने के बाद जो ग्लूकोज ब्लड में आ रहा है, उसका 40 से 60% का उपयोग हमारी मांसपेशियों और हमारा लिवर करने वाला है। इन ग्लूकोज को स्टोर करके भी ये 2 अंग रख सकते हैं। किडनी, हार्ट और ब्रेन जो 24 घंटे 24/7 365 डेज काम करते हैं, मतलब लगातार काम करते हैं, उन अंगों में ग्लूकोज की एंट्री के लिए ग्लूकोज की एंट्री फ्री है। भोजन किया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ब्लड में आया और सीधे ब्लड से ग्लूकोज ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर और किडनी के अंदर चला गया। परंतु मांसपेशियों के अंदर, लिवर के अंदर इस ग्लूकोज को जाने के लिए इंसुलिन नाम के पदार्थ की जरूरत है। इंसुलिन हमारे पेट के अंदर एक पेंक्रियाज नाम की ग्रंथि रहता है, जो ये नीले एरो से दिखाया गया है, वहां से निकलता है। जैसे ही हमने भोजन करना चालू किया, भोजन का पाचन शुरू हुआ, यह इंसुलिन भी हमारे ब्लड में आ जाता है और इस इंसुलिन की उपस्थिति में लिवर और मांसपेशियों के अंदर शुगर जाने के रास्ते खुल जाते हैं और इस शुगर को मांसपेशियां, लिवर ग्रहण कर लेते हैं। लिवर का काम है, शरीर की ये केमिकल फैक्ट्री है, तो सारी जो रासायनिक प्रक्रियाएं जो जीवन के लिए जरूरी है, उनको पावर देने के लिए ग्लूकोज काम आता है। हमारे चलने फिरने के लिए जो मांसपेशियां काम करती हैं दिन प्रतिदिन की गतिविधि के लिए, उनके लिए ग्लूकोज काम आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लूकोज का मैनेजमेंट हमारे जीवन के लिए अत्यधिक जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली क्या होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज जो रहता है उसमें एक कंडीशन रहती है जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब इंसुलिन के काम करने पर बैरियर लग जाता है। हमने भोजन किया, भोजन से ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज ब्लड में आया, पर ब्लड में पड़ा ग्लूकोज लिवर और मांसपेशियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण नहीं जा पाता। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन तो बन रहा है परंतु काम नहीं कर पा रहा। जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो 60% तक ग्लूकोज जो हमारी मांसपेशी और लिवर उपयोग करने वाले हैं, ये हमारे ब्लड में ही पड़ा रह जाता है। तो जब ये ब्लड में ग्लूकोज पड़ा रह जाता है, वहां से ब्रेन को संदेश जाता है कि भाई ये ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बहुत अधिक हो गई। ब्रेन पेंक्रियाज को संदेश देता है कि और इंसुलिन का प्रोडक्शन करें, और इंसुलिन का प्रोडक्शन करें। तो जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज होने की पहली सीढ़ी है या पहला कदम है, तो हमारे पेंक्रियाज के ऊपर जोर पड़ने लगता है और उससे इंसुलिन की अत्यधिक मात्रा निकलती। क्यों? क्योंकि इस बैरियर को ओवरकम करना है, इस बैरियर को हमको दूर करना है।
तो बैरियर को दूर करने का शरीर के पास एक ही तरीका कि अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन निकले। इंसुलिन तो निकल गया, उसने इस बैरियर को भी एक हद तक दूर कर दिया और जो शुगर है वो हमारे लिवर और मांसपेशियों में चली गई, परंतु किस कीमत पर? हमारे पैंक्रियास के ऊपर बहुत जोर पड़ने लगता है। अब जब ये पैंक्रियास के ऊपर अत्यधिक जोर पड़ता है तो धीरे धीरे पैंक्रियास का काम भी कम होने लगता है। पर उसके पहले हम देखते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन के को काम ना करने देना। इंसुलिन तो बन रहा परंतु उसके काम में रुकावट डालना, और ये जो बैरियर है ये कई कारणों से उत्पन्न होता है। पहला तो है मानसिक तनाव। जैसे ही हम मानसिक तनाव की अवस्था में जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर कई तरह के केमिकल बनते हैं जो इंसुलिन के एक्शन को के खिलाफ काम करते हैं। तो नंबर 1 तो हो गया मानसिक तनाव। किसी भी तरह का मानसिक तनाव हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन के काम करने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। दूसरा, हमारा पेट में जमा रहने वाला फैट, जो हम देखते हैं कई बार लोग दुबले पतले रहते हैं, हाथ पैर पतले पतले रहते हैं, इवन उनका वजन भी उनकी हाइट के हिसाब से ठीक रहता है, परंतु पेट निकला रहता है, पेट में फैट जमा होता है। ये पेट में जमा फैट जो है ये अनस्टेबल है। इसका मतलब है जैसे हमारे जैसे कि हमारे पैर में जो फैट जमा है, हमारे जो कमर के ऊपर पीछे कंधों के आसपास फैट जमा, जो हाथ पैर में फैट जमा है वह स्टेबल रहता है, वो वहीं पे बना रहता है। पर जो पेट में जमा फैट है वह लगातार हमारे ब्लड के अंदर वो फ्लैट लीक होता रहता है, और ब्लड के अंदर ये अधिक लीक होता हुआ फैट भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को उत्पन्न करता है। जब हम डायबिटीज रिवर्सल के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये बेसिकली पेट में जमा फैट हमारे चमड़ी के नीचे नहीं है, पेट की चमड़ी के नीचे ये हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो पेट की जो हम जिसको गुहा बोलते हैं, है ना, हमारे जो अंग है लिवर के अंदर, किडनी के आसपास, हमारे पेंक्रियास के आसपास ये फैट जमा रहता है। और जब पेंक्रियास पे फैट जमा होता है तो वो काम करना कम करता है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है। जब लिवर पे फैट जमा होता है तो इंसुलिन लिवर पे असर नहीं करता और लिवर शुगर को ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए हमारे ब्लड में शुगर बढ़ी रहती है। तो बेसिकली जो पेट में जमा फैट है वो हमारे अंगों के आसपास रहने वाला फैट है और यह इंसुलिन को काम नहीं करने देता। जब हम आज के तारीख में हम देखते हैं जो हमारा टीवी स्क्रीन टाइम है, टीवी अकेला नहीं, मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी सब मिला के स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चों में तो और भी ज्यादा अनुपातिक रूप में बढ़ गया है। तो जब एक्टिविटी नहीं होती, यह भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक कारण है। और ऐसा भोजन जो तुरंत पच जाता है, जैसे मैदा का बना हुआ भोज्य पदार्थ, स्वीट एंड ड्रिंक, जो मीठे पेय पदार्थ रहते हैं, आलू के चिप्स जैसी चीजें जिनको हमने खाया नहीं कि तुरंत उससे हमारी शुगर बढ़ जाती है, ये ऐसे पदार्थ भी इंसुलिन के काम को अफेक्टेड करते हैं और इंसुलिन काम नहीं कर पाता, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो हमने जैसा देखा कि पैंक्रियास पे जोर पड़ता है, और जब पैंक्रियास पे जोर पड़ता है तो धीरे धीरे पैंक्रियास थक के इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देता है। तो शुरू में जब पैंक्रियास इंसुलिन की मात्रा को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तब तो किसी तरह से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है, परंतु जैसे ही पैंक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है तो हम देखते हैं कि पूरा सिस्टम ब्लड शुगर से फ्लडेड हो गया। पूरे सिस्टम में सभी अंगों के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा जाने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुगर जो नॉर्मली खाली पेट की 100 के आसपास रहना चाहिए, खाने के बाद की 140 से कम रहना चाहिए, ये 250-300 चलने लगती है। तो भले ही लिवर के अंदर शुगर या हमारे ब्रेन के अंदर या हमारे हार्ट के अंदर या हमारी किडनी के अंदर शुगर के जाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं थी, परंतु अब जरूरत से ज्यादा शुगर जा रही है जो इन अंगों को डैमेज करने लगती है। और इसी के साथ साथ हमारे जो ब्लड में पड़ी हुई शुगर है जो कि नॉर्मल से काफी ज्यादा होगी, हमारे खून को चिपचिपा बनाती है। जब ये चिपचिपा खून इन छोटी छोटी नलियों से, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, और अल्टीमेटली हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से जो ब्लड की सप्लाई इन छोटी छोटी नलियों पर निर्भर है। जितने भी भोज्य पदार्थ, मिनरल्स, कैल्शियम, दूसरे विटामिन और जो शुगर है वो सब इन छोटी नलियों के द्वारा ही इन अंगों के अंदर जा रहे हैं। तो इन कैपिलरीज में धीरे धीरे ब्लॉकेजेस होने लगते हैं क्योंकि खून चिपचिपा गाढ़ा हो गया है। तो इन अंगों पर दोहरी मार पड़ती है। कुछ अंगों को शुगर नहीं मिल पा रहा क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा, कुछ अंगों को शुगर जरूरत से ज्यादा मिल रहा है जो कि उनको डैमेज कर रहा है, और इसके साथ साथ खून की नलियां ब्लॉक हो गई जिससे कि ब्लड सप्लाई बाधित हो गई। ब्रेन की ब्लड सप्लाई बाधित हुई तो लकवा या पैरालिसिस, हार्ट की ब्लड सप्लाई बाधित हुई तो हार्ट अटैक या एंजाइना, किडनी की ब्लड सप्लाई जब बाधित होती है तो किडनी फेलियर, ये सारी कंडीशन हमारे शरीर के ऊपर उत्पन्न हो जाती है। तो हम देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज जो कि पहले चालू हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस से। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुआ? तनाव, हमारे भोजन में परिवर्तन, हमारा एक्टिविटी ना करना, हमारे पेट के अंदर अत्यधिक फैट का जमा हो जाना एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, इन सब चीजों से इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण इंसुलिन का काम करना का असर बॉडी के ऊपर कम हुआ। ब्रेन को संदेश दिया, ब्रेन ने पैंक्रियास को आदेश दिया कि और इंसुलिन प्रोड्यूस करो। जरूरत से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस किया हुआ, जिसने शुरू में तो काम कर दिया, पर धीरे धीरे किसी भी अंग को हम जब घोड़े की तरह चाबुक मार मार के दौड़ाएंगे तो वो थक के बैठ जाएगा। जब वो अंग थक के बैठ जाता है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और पूरा सिस्टम
हमारा जो पूरा, जिसको अंग्रेजी में शब्द फ्लडेड हो जाता है, बाढ़ के समान शुगर की पूरे शरीर के अंदर आ जाती है। शुगर की एक निश्चित मात्रा शरीर के लिए जरूरी है, अत्यधिक मात्रा और कम मात्रा दोनों से नुकसान होता है। तो ये जो बहुत ही शॉर्ट में टाइप 2 डायबिटीज जो होता है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम टाइप 1 डायबिटीज देखेंगे। टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली छोटी उम्र के बच्चों में होता है। ये टाइप 1 डायबिटीज का पिक्चर है। टाइप 1 डायबिटीज में लाइफस्टाइल का कोई रोल नहीं है। कई कारणों से, वायरल इन्फेक्शन से, किसी भोज्य पदार्थ की एलर्जी से, छोटे बच्चों में, छोटी उम्र में, यूजुअली 20 साल के पहले ही पेंक्रियास डैमेज हो जाता है और पेंक्रियास से इंसुलिन कम बनता है। तो जैसे ही इंसुलिन कम बनता है तो जो टाइप 2 डायबिटीज की आखिरी स्टेज है, वैसी स्टेज टाइप 1 डायबिटीज में पहले दिन से ही उत्पन्न हो जाती है। इन मरीजों में इंसुलिन रेजिस्टेंट वाला इस जो फैक्टर है वो मौजूद नहीं है। इनमें सीधे इंसुलिन की कमी हो गई है और यूजुअली ये कम उम्र में मिलता है। बिना इंसुलिन के टाइप 1 डायबिटीज का जीवन संभव नहीं है। अतः टाइप 1 डायबिटीज के ऐसे मरीज जिनकी उम्र 20 साल से कम है या जिनका शुगर बढ़ा हुआ है और जिनके अंदर इंसुलिन की कमी पाई गई है, जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, वो बिना इंसुलिन के जीवित नहीं रह सकते। उन्हें तुरंत इंसुलिन मिलना चाहिए। अब आइए हम ये टाइप 1 डायबिटीज के बारे में हमने देखा। अब आइए हम देखते हैं कि लोग पूछते हैं साहब टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण क्या है। ये टाइप 1 डायबिटीज के बाद जानकारी देने के बाद में अब मैं आपको सीधे टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ले चल रहा हूं, जो ज्यादा कॉमन है। हमारे देश में अगर 100 डायबिटीज के मरीज हैं तो उसमें से 90 लोग को टाइप 2 डायबिटीज है और 10% लोग को टाइप 1 डायबिटीज होता है, या 92 लोग को टाइप 2 डायबिटीज है और करीब 6 से 8% को टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? जैसा जन सामान्य जानते हैं कि अत्यधिक कमजोरी आना, बार बार पेशाब आना, भूख ज्यादा लगना, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है महिलाओं और पुरुषों दोनों में होना, एकदम से वजन कम हो जाना, शरीर के ऊपर घाव होना जो जल्दी ठीक नहीं होते, महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, पेशाब में खुजली, सफेद पानी आना, पैर में झुंझुनी रहना, रात के समय में पैर में बहुत ज्यादा जलन होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना और देखने में धुंधलापन होना, यह सब टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण माने जाते हैं। परंतु जब आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में आए हुए मरीजों को देखेंगे, अगर 100 मरीज को देखेंगे तो यह लक्षण बहुत कम लोगों में, करीब 15, 20, 30% लोग में मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के अधिकतम मरीजों में बाहर से कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता। यह समझ लीजिए सबसे कॉमन लक्षण कि किसी लक्षण का ना होना। तो इसीलिए भारतीय लोगों को, अगर उनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, पुरुषों में जिनकी कमर की नाप 36 इंच के ऊपर है, महिलाएं जिनके कमर की नाप 32 इंच से ऊपर है, उन्हें हर साल में एक बार अपनी शुगर की जांच कराना चाहिए, क्योंकि जब शुगर शुरू होगा उसके कोई लक्षण नहीं मिलते। दूसरा आश्चर्य की बात यह रहती है कि डायबिटीज के बहुत सारे मरीज, इनफैक्ट हमारे देश में एक बहुत बड़े नंबर में जो डायबिटीज के मरीज हैं, उन मरीजों में ऑलरेडी डायबिटीज का डैमेज हो चुका रहता है। कहीं रेटिनोपैथी, आंख के पर्दे पर असर आ चुका है, खून की नलियों में ब्लॉकेजेस हो चुका है, किडनी के ब्लड फ्लो में कमी आ चुकी है, या पैर की नसों में खून में ब्लॉकेजेस हो चुका है। ऐसे मरीजों में भी इन अंगों के गड़बड़ी के कोई लक्षण शुरुआत में नहीं पाए जाते हैं। बहुत बार मरीज को असंतोष होता है, गुस्सा आता है, वह कई बार शक भी करता है कि अरे ऐसा कैसे बता दिया, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं थी पर एकदम से कैसे बताया जा रहा है कि मेरे हार्ट की खून की नली में ब्लॉकेजेस या मुझे एंजियोप्लास्टी की या बाईपास की जरूरत है। परंतु ऐसे मरीज का नंबर किसी भी डॉक्टर के ओपीडी में काफी ज्यादा कॉमन है। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी आयु 35 साल के ऊपर हो चुकी है, महिला पुरुष दोनों में, थोड़ा भी हमारी कमर की नाप ज्यादा है, 36 इंच पुरुषों में और 32 इंच महिलाओं में उससे ज्यादा है, तो हमें शुगर की जांच साल में एक बार कराना चाहिए। अगर हमारे किसी भी एक पेरेंट को या हमारे घर में किसी को भी, जरूरी नहीं कि उसे किस उम्र में टाइप 2 डायबिटीज है, किसी भी उम्र में, बहुत लोग कहते हैं साहब हमारे पिताजी को तो 70 साल की उम्र में डायबिटीज हो, मुझे 30 ईयर्स की एज में कैसे डायबिटीज हो गया। यह हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि उनका भोजन कैसा था और उनकी गतिविधियां, चलना फिरना कैसा था और हमारी गतिविधि और चलना फिरना कैसा है। तो हम देखेंगे कि केवल एक जनरेशन में ही खाना बहुत बदल गया, तनाव के कारण बदल गए, और उसके साथ साथ हमारे चलना फिरना एक जनरेशन पहले की तुलना में बहुत कम हो गया। इन सब कारणों से डायबिटीज अब भारतीय लोगों में 10 से 20 साल पहले होने लगा। पहले वो 50s और 60s में होता था, अब 30s और 40s में डायबिटीज होने लगा है। इसलिए हमको डायबिटीज के ऊपर नजर रखना और अपनी लाइफस्टाइल को परिवर्तित करना अति आवश्यक है। अब डायबिटीज के 3 गोल्डन रूल क्या है मैनेजमेंट के, यह सभी डायबिटीज वालों को मालूम होना चाहिए। तो नंबर 1 रूल है कि जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, शुगर कंट्रोल का मतलब क्या है, खाली पेट 120 और खाने के बाद 160 से कम, जब तक ऐसा नहीं होता है
हर 15 से 20 दिन में अपनी डायबिटीज की दवाओं को की रिपोर्ट को अपने डॉक्टर को बताएं, शुगर की रिपोर्ट को, और अपने डॉक्टर की सलाह से उन दवाइयों को 3 से 4 हफ्ते के अंदर बार बार रीएडजस्ट करें। बहुत बार मरीज दवाई शुरू करता है, आज जांच कराई, दवाई शुरू की, और अब नेक्स्ट शुगर की जांच वो महीनों बाद कराता है। कई बार साल में लोग एक बार ही कराते हैं। परंतु अगर शुगर बढ़ी, जैसा मैंने बताया, बढ़ी शुगर के कोई भी बाहरी लक्षण अधिकतर मरीजों में नहीं होंगे, तो इसीलिए हमें खाली पेट शुगर की जांच और भोजन के बाद शुगर की जांच को रेगुलरली करवाना है, जब तक खाली पेट की शुगर 120 और खाने के बाद की शुगर 160 से कम नहीं हो जाती। कोशिश करें कि हम एक इस तरह का चार्ट बना के रखें जो डेट के साथ में रहे, और उस चार्ट के आधार पर हम अपने डॉक्टर को संपर्क करें, और हर 2 से 3 हफ्ते में डॉक्टर हमारी दवाइयों को रीएडजस्ट करेंगे। एक बार शुगर हमारी जब 120 160 से कम हो जाती है, उसके बाद भी प्रत्येक माह हमको अपने शुगर की जांच करा के डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि अगेन खाने में परिवर्तन, गतिविधियों में कमी, उम्र बढ़ जाने के कारण, कोई दूसरी बीमारी होने के कारण शुगर कब अनकंट्रोल हो जाएगी ये आपको बाहर से पता नहीं लगेगा, इसलिए चेक करना जरूरी है। ना जो दूसरा पार्ट है डायबिटीज का, जैसा मैंने बताया कि डायबिटीज शरीर के प्रत्येक अंग को, जैसा हिंदी में कहते हैं कि शिख से लेके नख तक, सिर से लेके पैर के नाखून तक, लिटरली मतलब जिसको बोलते हैं सच में अफेक्ट कर सकती है। इसलिए हमको आइज, हार्ट, किडनी, पैर की नस और थायराइड, इन अंगों की जांच साल में एक बार करवाते जाना है। किसी अंग में गड़बड़ी है, जैसा मैंने बताया, उसके लक्षण अधिकतर मरीज में नहीं होंगे, उसके लिए तुरंत ही हमें दवाई की आवश्यकता है, क्योंकि जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है उनका असर शरीर में परमानेंट होता है। हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट परमानेंटली डैमेज हो गया, दृष्टि कम हुई तो आंख का पर्दा परमानेंटली डैमेज हो गया। ये कब बचेंगे? जब हम शुगर को लगातार कंट्रोल में रखेंगे, या हार्ट के लिए हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेंगे, तभी तभी हम इन अंगों के ऊपर डैमेज से बचे रह सकते हैं। तो हमको कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, और कई बार ऐसी दवाइयां लेना है जो कि इन अंगों को, एंड ऑर्गन्स मतलब आईज, हार्ट, किडनी और पैर की नसों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो भले ही हमें बाहरी कोई सिम्टम नहीं हो, उन दवाई के लेने से हमें अंदर से कोई बहुत ज्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा है, परंतु वर्ष में एक बार जांच कराएं, गड़बड़ी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से आप इन अंगों के लिए उन दवाइयों का भी उपयोग करेंगे। तो यह बताना बहुत जरूरी, क्यों बहुत बार डायबिटीज का मरीज ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, फिर मैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल क्यों करूं। बहुत बार जो हमारे डॉक्टर मित्र भी, कोलीग भी हैं, जो उसकी गंभीरता को नहीं समझते, बोलते साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेकिन कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा, और मेरे घर में तो किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्यों लूं। परंतु हम लोग जैसा देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सडन होते हैं, कोई चेतावनी नहीं देते। प्रॉब्लम होने के बाद दवाई लेने पर अगला एपिसोड का, जो अगले अटैक का संभावना तो कम हो जाती, परंतु जो जिस प्रेजेंट अटैक ने जो डैमेज कर दिया वह ठीक होने में, वह ठीक यूजुअली नहीं हो पाता है। इसलिए इन अंगों का ध्यान रखें और इनके ऊपर हम ज्यादा जरूरत हो तो दवाई का तुरंत उपयोग करें। ऐसी कई अन्य जांचें हैं जो कि सामान्यतः होना चाहिए परंतु हो नहीं सकती। अगर आपके आसपास के डॉक्टर के पास में ये जांचें हैं तो इन्हें जरूर कराएं। कुछ जांचों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ तो बहुत सिंपल जांच है जो कि आपका चिकित्सक थोड़े प्रयास के बाद चालू कर सकता है। एक तो शरीर के फिटनेस की जांच है, जो हम 3 मिनट की एक्सरसाइज के बाद में करते हैं। हमारे मांसपेशियों में कितना पावर है, इसकी जांच है। हमारे शरीर का लचीलापन कितना है, इसकी जांच है। ये जांच इसलिए आवश्यक है कि अगर आप ज्यादा फिट है तो डायबिटीज के होने वाले कॉम्प्लिकेशन कम से कम होंगे। फिटनेस का मतलब है शारीरिक रूप से आप कितने फिट हैं, आपकी व्यायाम करने की क्षमता कितनी है। अगर हम फिट हैं तो हमारा शरीर डायबिटीज के घातक प्रभावों को झेल सकता है और घातक प्रभावों के होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये जो है, ये दूसरा जो ये पहला टेस्ट है जो कि सामान्य क्लिनिक के अंदर हो सकता है। दूसरा टेस्ट है हमारे मांसपेशियों में कितनी मजबूती है। ऐसा देखा गया कि जिन पेशेंट के मांसपेशियों में मजबूती रहती है वह पेशेंट, अब उन पेशेंट में डायबिटीज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है वह कम होते हैं, और मांसपेशियों की मजबूती जिनमें रहती है, मांसपेशियों के पावर जिनमें ज्यादा रहती है, उनको हार्ट अटैक, ब्रेन का अटैक और पैर की नसों में खून के क्लॉट नहीं होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट, ये सिंपल टेस्ट है जो कि तुरंत ही कहीं भी हो सकते हैं। अगर आपके शरीर ज्यादा लचीला है, अगर लचीला नहीं है तो हम विभिन्न व्यायामों से, योगासन से, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से लचीला बना सकते हैं। अगर लचीला हमारा शरीर है तो भी यह देखा जाता है कि डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन की दर कम रहती है। तो ये सारे जो जांचें हैं यह चिकित्सक थोड़े प्रयास से अपने क्लिनिक पे शुरू कर सकते हैं। और कई बार अगेन पेशेंट इनके महत्व को नहीं समझता, पर अगर हमने देखा कि हमारी फिटनेस कम है, हम अपनी डेली एक्सरसाइज को बढ़ा के अपनी फिटनेस को नॉर्मल कर सकते हैं। फिटनेस का इंप्रूवमेंट किसी कोलेस्ट्रॉल की दवाई के समान, किसी ब्लड प्रेशर की दवाई के समान, किसी खून के पतला करने की दवाई के समान ही सारे अंगों को प्रोटेक्शन देने वाला है। अगर हमारी मसल्स वीक है, खाने में परिवर्तन करके, मस्कुलर एक्सरसाइज करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके हम अपनी लाइफ स्पैन को 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा शरीर हम लचीलापन बढ़ाते हैं
तो यह एक फैक्ट है, निर्वात फैक्ट है कि इससे खून की नलियों का भी लचीलापन बढ़ जाता है। लचीली खून की नलियां मतलब स्वस्थ खून की नलियां। तो अगर हमारा स्पाइन लचीला है तो हमारा रक्त का प्रवाह भी लचीला और निर्बाध गति से चलता रहेगा। अब नंबर 3 जो डायबिटीज का जो गोल्डन रूल है, पहला रूल जांच कराएं जब तक शुगर कंट्रोल ना हो। दूसरा, टारगेट ऑर्गन को ध्यान में रखें, कहीं गड़बड़ी है बिना तकलीफ हुई दवाई को चालू करें। और तीसरा रूल, खाना और व्यायाम डायबिटीज के उपचार में उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि दवाइयां या इंसुलिन हो सकता है। और बिना भोजन में परिवर्तन किए हुए हम शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इस आज जो हमारा जो लेक्चर का प्रमुख टॉपिक है, डायबिटीज रिवर्सल, बिना भोजन में डायबिटीज रिवर्सल के लिए 90% आपको भोजन में परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। बहुत बार पेशेंट मन में यह सोच लेता कि अभी तक तो मैं ऐसा भोजन करते आया था, अब क्यों बदलूं। परंतु उसे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरह का भोजन वो करते हुए आया था, उस भोजन का भी कुछ हाथ उसके डायबिटीज होने में है। तो अतः भोजन को परिवर्तित करना अत्यधिक जरूरी है। तो क्या भोजन करना चाहिए ये अपन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अब कैसे हम जिए डायबिटीज के साथ में एक लंबी लाइफ। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि शुगर को कंट्रोल करना, पर शुगर कंट्रोल करने का तरीका बहुत बार मरीजों को नहीं मालूम होता है। यह मैं बताना चाहूंगा कि आप शुगर की जांच कभी भी, जिस दिन आप जांच कराने जा रहे हैं उस दिन शुगर की जांच नहीं कराएं, उसके 1-2 दिन पहले करा लें। और तरीका कैसे होना चाहिए, पहले तो खाली पेट ब्लड का सैंपल दें अपन जांच के लिए। उसके बाद अगर आप पैथोलॉजी लैब गए तो घर वापस लौट के आए। जैसी दवाई आप अपना अगर रोज नाश्ता करते तो उस नाश्ते में जो दवाइयां लेते तो वो दवाई वैसे ही खाएं। जैसा आपका प्रतिदिन का नाश्ता था लगभग उसी प्रकार का नाश्ता लें। जब आपके भोजन का समय हो दोपहर भोजन का, आप वैसे ही भोजन लें। अगर उस भोजन में कोई दवाइयां बताई गई थी तो उनको भी वैसे ही लें। और उस भोजन करने के 1.25 से 2 घंटे के बाद में अपनी शुगर की जांच फिर करवाएं। यह जांच आप ग्लूकोमीटर से भी कर सकते हैं या पैथोलॉजी लैब जाके भी करा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि दिनचर्या बिल्कुल वैसी ही होना चाहिए जैसी कि बाकी दिनों में होती है। नंबर 2, अपने ग्लूकोमीटर को रेगुलरली क्रॉस चेक करें। बहुत बार ग्लूकोमीटर गड़बड़ बताने लगता है, मरीज को पता ही नहीं लगता और वो वर्षों वर्षों उसी ग्लूकोमीटर पर भरोसा करके, उसकी शुगर ज्यादा चल रही है लेकिन ग्लूकोमीटर ठीक बता रहा है, बेचारा अनजान मन के उसी ग्लूकोमीटर की बात मानता जाता है। या उसकी शुगर कम थी, ग्लूकोमीटर ज्यादा बता रहा है, बार बार हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हो रहे हैं, पेशेंट समझ ही नहीं पा रहा है। ग्लूकोमीटर की जांच कैसे कराएं, हर 2 महीने में अपना ग्लूकोमीटर पैथोलॉजी लैब ले जाएं। जैसे ही पैथोलॉजी वाला आपका ब्लड जांच के लिए निकालता है, आप फिंगर से उंगली की जांच, अपने ब्लड की जांच कर लें। पैथोलॉजी की रिपोर्ट और आपके ग्लूकोमीटर की रिपोर्ट में 10-15 या मैक्सिमम 20 से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का फर्क है तो आपका ग्लूकोमीटर ठीक नहीं, उसे बदलें। और जब तक ग्लूकोमीटर नया नहीं आता जब तक आप पैथोलॉजी से जांच कराएंगे। नंबर 3, हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों के बारे में जरूर चेतन रहें। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण है कपकपाहट आना, पसीना आना, एंग्जाइटी होना, एकदम से तनाव हो जाना, चक्कर आना, एकदम से जरूर भूख लगना, पेल्पिटेशन होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, दिखने में धुंधलापन लगना, अत्यधिक कमजोरी लगना, सिर दर्द होना और बहुत ज्यादा बेचैनी या गुस्सा आना। इनमें से कोई भी लक्षण हो सकता है। कई बार क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया जो जितनी लो शुगर नहीं कि पेशेंट बेहोश हो, पर पेशेंट लगातार थकावट महसूस करता है, उससे गुस्सा बना रहता है, डिप्रेशन आता जाता है। ऐसे में तुरंत शुगर चेक करके देखें। और जैसे ही पाते कि हमारी शुगर 70 से कम है, 15 ग्राम ग्लूकोज हमें खाना है। 15 ग्राम ग्लूकोज खा के 15 मिनट रुकिए और फिर शुगर चेक करिए। अगर शुगर फिर भी 100 से कम है तो फिर 15 ग्राम ग्लूकोज खाइए। और उसके बाद में नेक्स्ट दवाई लेने के पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, विदेशों में ग्लूकागॉन नाम के इंजेक्शन मिलते हैं जो चमड़ी के नीचे पेशेंट के रिश्तेदार लगा सकते हैं, परंतु हमारे देश में कॉमनली उपलब्ध नहीं है। अगर पेशेंट बेहोश हो गया है तुरंत अस्पताल शिफ्ट करें। केवल ग्लूकोज एक इंजेक्शन लगने से ही पेशेंट को होश आ जाएगा, पर इसे नजरअंदाज कभी ना करें। अब हाइपोग्लाइसीमिया के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के कारण है कि किसी कारण से पेशेंट को वॉमिटिंग, नौसिया हुआ, उसे भूख लगना कम हुई, उसने भोजन नहीं किया। पेशेंट ने शराब का अत्यधिक सेवन कर लिया, क्योंकि यह देखा गया है कि जो शुगर की दवाइयां हैं वह शराब के साथ में, अल्कोहल के साथ में मिलकर जरूरत से ज्यादा असर करती है। तीसरा कारण है कि पेशेंट गलती से ज्यादा दवाई खा गया। खासकर वृद्ध मरीज जिनके घर में, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि मरीज के पास लिमिटेड दवा छोड़ें और ऐसा कुछ प्रयास करें कि जिससे दिन, सुबह, दोपहर, रात की दवा अलग अलग बॉक्सेस में रहे, जिससे कि पेशेंट बिना जाने समझे जरूरत से ज्यादा दवा ना ले। चौथा कारण है हमने दवाई तो खा ली पर भोजन करना भूल गए, किसी कारण में फंस गए, बाहर चले गए, किसी ने बुला लिया, बहुत देर कर दी तो भी शुगर कम हो जाएगी। पांचवा कारण जो अधिकतर अर्ली मॉर्निंग शुगर कम होती है, लोग व्यायाम जो करते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को व्यायाम के पहले कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स लेना चाहिए। स्नैक्स का मतलब है कि दूध या कोई फल या शुगर फ्री बिस्किट लेकर जा सकता है। ऐसी चीजें जो शुगर को बहुत बढ़ाती तो नहीं है परंतु लो में नहीं होने देती है। तो यह जो कारण है, ये इन कारणों से शुगर लो हो सकती है। और छठवां कारण है
भोजन में बहुत अधिक लंबा गैप होना, जैसा मैंने बताया कि खाली पेट शुगर 120 और खाने के बाद 160 से कम चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक आपके चिकित्सक धीरे धीरे दवा बढ़ाएंगे। ये ध्यान रखें कि डायबिटीज की प्रत्येक दवा, जो हल्की से हल्की भी क्यों ना हो, शरीर में 8 से 12 घंटे काम करती है, भोजन का असर 4 घंटे रहता है। जब शुगर कंट्रोल होती है तो भोजन का असर 4 घंटे में खत्म हो गया, दवाई का असर चल रहा है, पेशेंट की शुगर लो हो जाती है। तो इसलिए बहुत लंबा गैप भोजन में नहीं करते हैं अपन। डायबिटीज में गलत तरीका खाने का क्या है? भोजन में बहुत लंबा गैप करना, असमान असंतुलित भोजन लेना, सुबह बहुत कम लिया, दोपहर में भोजन किया कि नहीं किया, और रात में जरूरत से ज्यादा खा लिया। असंतुलित भोजन नहीं होना चाहिए, हमारा भोजन इक्वल रूप से बटा होना चाहिए। एक आइडियल भोजन का क्या तरीका है डायबिटीज में, ये दिखाया गया। हम दो तरह से भोजन कर सकते हैं। जैसे महिलाएं जो कि घरों में रहती हैं, कई लोग जिनका की भोजन का तरीका सुबह नाश्ता करते हैं, तो सुबह नाश्ता करें, फिर भोजन करें, शाम को फल ले सकते हैं, रात्रि में फुल भोजन करें। तो आप देखेंगे इस फोटो में केवल 2 थालियां बनी है। यहाँ फुल भोजन नहीं लेना है, यहाँ रोटी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मात्रा में अनाज लेने से इवन रोटी और दलिया से भी शुगर बढ़ जाती है। जो फ्रूट है उसका लेने का बेस्ट टाइम है शाम के टाइम पे, सुबह और रात्रि फ्रूट नहीं लेते। कुछ लोग हैं जिनको काम की वजह से या शिफ्ट ड्यूटी की वजह से जल्दी भोजन करके जाना पड़ता है, तो वो सुबह का भोजन, पूरा भोजन जल्दी लें, एक टाइम फ्रूट लें, एक टाइम नाश्ता लें और फिर रात्रि में भोजन करें। तो ये 2 तरीके हैं जिनमें कि लगभग 90% से ऊपर मरीज इन 2 तरीकों के हिसाब से उनके भोजन की चर्या फिट हो सकती है। अपने चिकित्सक और डाइटिशियन से पूछ कर उस तरह का भोजन लेंगे। और जैसा मैंने बोला कि असंतुलित भोजन नहीं लेना। ये डायबिटीज जो रिवर्सल डाइट है, जो उसका ये पिरामिड है, इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं बता रहा हूं, बस ये ध्यान रखें कि हमें लगभग 5 से 7 कटोरी पकी हुई सब्जियां एवं सलाद के रूप में चाहिए। अनाज बहुत अत्यधिक मात्रा में नहीं चाहिए। अनाज का मतलब है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का से बनने वाली चीजें 4 से लेकर 7 के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो दालों की मात्रा बढ़ाना है, लगभग 3 कटोरी दाल या दाल से मिलता जुलता जो चीजें है, मतलब दाल, चना, राजमा, छोला, सोयाबीन, हमें 3 कटोरिया उससे ज्यादा लेना है। डेयरी 2 या 3 से ज्यादा नहीं लेना है। डेयरी का एक चीज का मतलब है 1 कप दूध या 1 गिलास दूध, 1 कटोरी दही या 25 ग्राम पनीर, तो 3 से ज्यादा नहीं लेना है हमें। जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उन्हें भोजन में प्रोटीन सप्लीमेंट जोड़ना आवश्यक है। फ्रूट आवश्यक है पर अत्यधिक मात्रा में न लें। ऐसे फ्रूट लें जो बहुत ज्यादा मीठे नहीं हो, जैसे सेव, नाशपाती, संतरा, मौसम्बी, बिही, या बड़े फल पपीता, तरबूजा, खरबूजा के टुकड़े जो 1 कटोरी में आ जाएं। बहुत मीठे फल आम, चीकू, केला, सीताफल, अंगूर, कलिंदा कम मात्रा में लें, जब शुगर कंट्रोल हो तभी लें, और हफ्ते में 1 बार से ज्यादा ना लें। जो ड्राई फ्रूट्स है, जो नट्स हैं, वो 20 से 25 ग्राम प्रति हफ्ते लेने पर भी उनसे काम चल सकता है। हफ्ते में 1 या 2 बार जो ब्लू या वायलेट कलर के फल रहते हैं, ये कॉमनली मिलते नहीं है सारे मौसम में, तो जैसे आज के तारीख में बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, जैसे ब्लैक कुरेंट जो काले अंगूर का जूस है, या जामुन के मौसम में जामुन है, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्लूबेरीज भी ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, फिश और चिकन लोग 300 ग्राम प्रति वीक तक ले सकते हैं। जो चिकन है वो 250 ग्राम प्रति वीक के आसपास रखना चाहिए। रेड मीट का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। तो ये बहुत छोटे में मैं डाइट के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो डायबिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं, वो पैर का बहुत बहुत ध्यान रखना है। पैर में जरा भी कटा फिटा हो तुरंत डॉक्टर को दिखाना। प्रतिदिन आईने की सहायता से अपने पैर का अवलोकन करना। जरा भी कटा फिटा हो डॉक्टर को अपन को दिखाएंगे। जिन लोग को डायबिटीज होकर कई वर्ष हो चुका है, जूते के अंदर हाथ डाल के देखें, क्योंकि उनके पैर के अनुभव की क्षमता कम हो जाती है। छोटा मोटा कंकड़ से चोट लगती है जो धीरे धीरे बढ़ जाती है। नंगे पैर कभी ना घूमे, खासकर इस गर्मी के मौसम में नंगे पैर कभी नहीं चलना है। जो 2 अंगूठों के बीच की जगह है उनको साफ रखें, ड्राई करें। उनके अंदर बीच में अगर कंदरी होती है तो तुरंत डॉक्टर को बताएंगे। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, पर हम अगेन जैसा मैंने बोला कि ये डायबिटीज रिवर्सल के लिए जरूरी है, तो मैं एक्सरसाइज के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। तीनों तरह की एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, चलना, तैरना, या साइकिल चलाना, ये सभी जरूरी हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमने बताया था बहुत आवश्यक एक्सरसाइज है, जो कि हम डंबल के साथ या बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं। और स्ट्रेचिंग, ये तीनों एक्सरसाइज जरूरी हैं। तो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इनको दिनचर्या में फिट कर सकते हैं। फिर कौन सी दवाइयां डायबिटीज के लिए जरूरी हैं शुगर की दवाइयों के अलावा? जिन मरीजों को डायबिटीज हो गया 10-12 साल के ऊपर हो गया है, पुरुष जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई, महिला जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई है, उनको डॉक्टर की सलाह से ब्लड थिनिंग मेडिसिन, कई बार कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, ऐसी दवाइयां जो खून की नलियों के कड़ेपन को कम करती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, 140/90 से कम रखना है। जिनकी किडनी में शुरुआती गड़बड़ी है, किडनी प्रोटेक्शन की दवाई लेके वो किडनी की खराबी को बच सकते हैं। इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन साल में 1 बार, निमोनिया का वैक्सीन
पहले बार और उसके बाद 60-65 साल के ऊपर रखना चाहिए। कुछ जरूरी सप्लीमेंट जैसे विटामिन डी और विटामिन B12 डायबिटीज के मरीज को लेना चाहिए, और ब्लड शुगर कंट्रोल की मेडिसिन तो आवश्यक है ही। अब हम फाइनली इंसुलिन के ऊपर आते हैं। इंसुलिन के बारे में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ मरीजों को टेम्परेरी इंसुलिन लग सकता है, जैसे प्रेगनेंसी के समय, हार्ट अटैक के आसपास में, किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, जॉन्डिस हो जाए जब तक ठीक ना हो, ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत हो जाए, कोई बड़ा घाव हो जाए, कोई अन्य सीवियर बीमारी हो जाए, पेशेंट को उल्टी दस्त लग रहे हैं, या शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब हम टेम्परेरी इंसुलिन लेके शुगर को कंट्रोल करके फिर वापस दवाइयों के ऊपर जा सकते हैं। परमानेंट इंसुलिन की आवश्यकता किन्हें पड़ती है? टाइप 1 डायबिटीज, जिनके अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा है, जिन्हें डायबिटीज होकर कई वर्ष हो चुके हैं। यूजुअली 10 वर्ष के बाद में बॉडी के अंदर इंसुलिन इतना कम बनता है कि दवाइयां काम नहीं करती। ये ध्यान रखें कि सारी दवाइयां तब काम करेंगी जब आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनेगा। जब इंसुलिन बनना बहुत कम हो जाता है डायबिटीज होने के 8 से 12 वर्ष के बाद में या 10 वर्ष के बाद में, तब ऐसे व्यक्तियों को लगातार इंसुलिन लगता है। अगर किडनी परमानेंटली काम ठीक से नहीं कर रही, लिवर के ऊपर कोई लंबी बीमारी है, दवाइयां खाने से पेट बार बार खराब हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, दवाइयों को झेल नहीं पा रहे हैं, गोलियों को, अगर अत्यधिक वीकनेस, कमजोरी लग रही है और शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, पेंक्रियाटाइटिस नाम की बीमारी होगी, पेंक्रियास पे परमानेंट डैमेज हो गया है, खूब सारी दवाइयां 10-10, 20-20 गोली खाने के बाद भी शुगर खाली पेट का 250 के ऊपर चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को परमानेंट इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये कैसे इंसुलिन कम करें, किन मरीजों को इंसुलिन कम नहीं हो पाएगा और किन में कम हो पाएगा या बंद हो जाएगा, अगले 2 लेक्चर्स में हम देखेंगे। अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें ये जरूर जानकारी दें, आपको किसी दवाई की एलर्जी तो नहीं है, कोई मेजर इलनेस पहले तो नहीं हुई, कोई किसी प्रकार की सर्जरी तो नहीं हुई, आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं थी, इस समय क्या दवाई ले रहे हैं, इस समय की आपकी जांच की रिपोर्ट क्या है, जैसे मैंने बोला आइज, हार्ट, किडनी, पैरकिनस और थायराइड की जांच की रिपोर्ट क्या है, आपके भोजन का टाइमिंग, क्वांटिटी, किस समय लेते हैं, किस प्रकार का भोजन लेते हैं, और कोई दूसरे लक्षण हो, यह भी आपके डॉक्टर को बताना है। यह लक्षण बोलना चाहिए कि डेंजर साइन है, एलर्जी हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, सांस फूल रही है, पेशाब में अत्यधिक जलन हो रही है, ठंड दे के बुखार आ रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, कंधे, लेफ्ट कंधे, छाती, जबड़ों के ऊपर, राइट कंधे के ऊपर लगातार चलने फिरने में दर्द बढ़ा है, बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, किसी दवाई के बारे में कोई प्रश्न है, तुरंत आप डॉक्टर को बताएंगे। डायबिटीज के इलाज का उद्देश्य क्या है? ब्लड प्रेशर 140/50 या 140/90 से कम, खाली पेट की शुगर 120 से कम, खाने के बाद की शुगर 160 से कम, 3 महीने का एवरेज शुगर 7% से कम, कोलेस्ट्रॉल 200 से कम, कई मरीजों में इसे 170 से कम रखा जाता है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से कम, कई मरीजों में इसे 70 से कम रखा जाता है, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 के ऊपर पुरुषों में और 50 के ऊपर महिलाओं में रहना चाहिए। यह डायबिटीज के इलाज के उद्देश्य है। अगर हम इन उद्देश्यों को पा लेते हैं तो डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशन, टारगेट ऑर्गन के डैमेज से हम बचे रहते हैं। तो अगले बार में हम रीसेट एंड रिकवर लाइफस्टाइल ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे, जिससे कि हम डायबिटीज का रिवर्सल कर सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ कई तरह की जो ट्रेनिंग है, और इसके उपयोग से हम डायबिटीज के को अगर पूरी तरह से रिवर्स ना कर पाए, मतलब हम सब दवाइयां बंद ना भी कर पाए, तो भी हम डायबिटीज की काफी दवाइयों को बंद कर सकते हैं, और रिवर्सल ना हो तो रिकवरी। इसका मतलब है कि हम डायबिटीज होने वाले ऑर्गन डैमेज को कम कर सकते हैं, उनको इंप्रूव कर सकते हैं, और दवाइयों की मात्रा को काफी कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि डायबिटीज हो गई, लेकिन मैं यदि महिलाओं की बात भी करती हूँ तो जब हम गायनो के पास जाते हैं और यदि हमको कोई प्रॉब्लम है तो वहां भी सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले आप अपना शुगर चेक करवा लीजिए। तो सर, कई बार ऐसा होता है कि मतलब वहां जाके हमको समझ में आता है कि इस बीमारी का एक रीजन ये भी हो सकता है। तो सर, जैसे किसी को डायबिटीज है तो सर वो कैसे पहचानेगा, मतलब उसके अंदर जो भी लक्षण होते हैं या जो भी उसके अंदर बीमारियां आती है, मैं केवल महिलाओं के लिए अभी बात कर रही हूँ सर, तो ऐसा सर कैसे पॉसिबल हो जाता है सर? देखिए, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि कई बार इस बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं रहते, डॉक्टर को जब शक लगता है या कुछ ऐसे चीजें आपके शरीर में होती है, जैसे महिलाओं में कॉमनली कैसे पता लगता है, उनके यूरिन में बर्निंग होने लगती है, यूटीआई होने लगता है, पेशाब में जब जलन होने लगती है तब, और दूसरा कई बार जब व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, और जब उनकी उम्र मान लीजिए 35-40 के आसपास हो गई है तो डॉक्टर उन्हें ब्लड शुगर कराने की सलाह देते हैं। परंतु यह तो तकलीफ होने पर जब हम गए तभी पता लगा कि हमको शुगर की शिकायत है। जैसा मैं बार बार बता चुका हूं कि बहुत सारे मरीज में शुगर के कोई भी लक्षण कई बार मिलते ही नहीं है, इनफैक्ट अधिकतर मरीज में लक्षण मिलते ही नहीं है। तो अगर जैसा मैंने बोला कि अपने देश में चूंकि डायबिटीज इतनी कॉमन है,
कुछ कारण है जिनसे कि हम जेनेटिक रूप से डायबिटीज डेवलप होने के लिए पहले से मतलब प्रीडिस्पोज हैं। हमारे जीन्स में कुछ ऐसा है जो कि हमारी इस लाइफ स्टाइल के साथ, जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, वो इसके माफिक नहीं आ रही, और इस कारण से डायबिटीज की अनमास्किंग या डायबिटीज का उभरना बहुत ज्यादा कॉमनली हो रहा है। और ऐसे समय में हमको 35 ईयर्स की एज के ऊपर के थोड़ा भी हमारे कमर की नाप ज्यादा हो रही है, जैसा मैंने बताया 36 इंच पुरुषों में और 32 इंचेस के ऊपर महिलाओं में हो रही है, तो साल में एक बार बिना कोई तकलीफ हुए भी शुगर करा लेना चाहिए, जिस समय पहले से पता लग जाता है। और अगर शुरुआती अवस्था में शुगर पता लगे, कि जैसे हम नेक्स्ट के 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कि अगर अर्ली शुगर का डिटेक्शन हो गया तो शुगर का रिवर्सल भी बहुत अच्छे से संभव है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कोई तकलीफ है, महिलाओं में बर्निंग हो रही है, यूरिन में व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, अत्यधिक कमजोरी लग रही है, बार बार यूरिन जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, कंटिन्यूअस लिथार्जी, वीकनेस, टायर्डनेस बना रहता है, एकदम से वेट लॉस हो गया है, ऐसे जो लक्षण है वो इंगित करते हैं कि उस व्यक्ति को शुगर हो सकती है। पैर में जलन, पैर पिंडलियों में दर्द, रात में पैर में जलन के कारण नींद खुल जाना, ये सारे भी लक्षण हैं जो डायबिटीज के मरीजों में हो सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ आशुतोष गोस्वामी जी हैं, सर ने हैंड रेज किया। सर आप अपने प्रश्न को डायरेक्ट करें सर से। सर नमस्कार। सर नमस्कार। 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 सर ये मैं कई वर्षों से विगत 15 वर्षों से डायबिटिक हूँ, तो सर ये जो है शरीर बड़ी फटीग शाम तक होती है और पैरों में जलन होती है। पिछले 15 वर्षों से डायबिटिक हूँ सर, तो क्या इसके लिए ये सिम्टम्स क्या बताते हैं? नहीं, ये जो आप बता रहे हैं इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी का मतलब है कि डायबिटीज से पैर की नसों पे असर हो गया। थोड़ा विस्तार से देखें तो हमारी जो पैर में अनुभव क्षमता करने वाली जो नसें हैं, जिनको हम नर्व्स कहते हैं, वो एक बिजली के तार के समान होती है। मतलब अंदर से तो मेटल का तार जा रहा है, उसके चारों तरफ प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा है, तो जो अंदर का जो तार है या अंदर की जो नस है, वो तो जो अनुभव हम कर रहे हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाती है, जिसे हम महसूस करते हैं। उसके चारों तरफ का जो इंसुलेशन है, जो फैट की लेयर से बनता है, वह उन नसों को बाकी दूसरे अनुभवों से बचा के रखता है। डायबिटीज में जो ये इंसुलेशन है, जो कवरिंग है, वो डैमेज हो जाती है, तो मरीज को वह लक्षण भी होने लगते हैं जो ऑलरेडी है नहीं। गर्म लगने लगा पर कोई गर्मी वाली चीज उसके आसपास नहीं है, पिन जैसी चुभने लगी जबकि कोई पिन जैसी चीज उसके शरीर पे चुभ नहीं रही है। तो जो डैमेज हो गया है उसकी कवरिंग के ऊपर, यह डैमेज जलन है सर, पैर में हल्की हल्की जलन, किसी भी तरह के जलन, झुंझुनी, सुई जैसा चुभना, दर्द होना, ये सारे एबनॉर्मल लक्षण हैं जो कि इसलिए हो रहे हैं कि उस नस की जो कवरिंग है वो डैमेज हो गई है। कई किसी भी तरह के लक्षण हो सकते हैं। पैर मोटा मोटा लगता है, लोग बोलते साहब चलते तो ऐसा लगता है गीले कपड़े के ऊपर चल रहे हैं। अब ये ठीक कब होगा? जब आपकी शुगर लगातार ठीक रहेगी। हम इसके लिए कई बार शॉर्टकट करते हैं कि डॉक्टर दवाई देती है, इन दवाइयों से आराम तो मिल जाता है, मतलब दर्द कम हो जाता है, परंतु जो डैमेज हुआ है वो ठीक नहीं होता है। तो जब हम लंबे समय तक अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हैं, तब रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे ये जलन कम हो जाती है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, जब तक नींद डिस्टर्ब हो रही है, तकलीफ हो रही है, बेचैनी मन में बनी है, तब तक हम इन सिम्टमों को दबाने की दवाई ले सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसे मैंने बोला कि जो दवाइयां जो अभी तक उपलब्ध हैं वो इनके लक्षणों को दबा देती हैं। कुछ फिजिकल मॉडलिटीज हैं, मतलब ऐसे फिजिकल उपचार हैं जो, जैसा फिजियोथेरेपिस्ट आपने देखा होगा कि सिकाई करते हैं, जब किसी व्यक्ति को मोच हो जाती है तो लेजर से सिकाई के कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कॉमनली उपलब्ध नहीं है, पर वो नर्व्स की जो हीलिंग है, उसको जो डैमेज हो गया उस डैमेज को खत्म करने में काम करते हैं लेजर या इंफ्रारेड किरणों के जरिए। ये कॉमनली उपलब्ध नहीं है, कुछ जगह पे है, जैसे हमारे सेंटर में उपलब्ध है, परंतु इसमें आके वहां पेशेंट को बैठना पड़ता है। तो मैंने देखा कि सबसे अच्छा उपचार है कि पेशेंट की शुगर को लगातार कंट्रोल में रखा जाए। जब लगातार कंट्रोल में शुगर रहती तो धीरे धीरे करके ये ट्रबल शांत हो जाता है। जो आपके आसपास लोकल फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो कुछ तरह की मॉडलिटीज को, अगेन फिजिकल उपचार का उपयोग करके इस तकलीफ को कम कर देते हैं, दवाइयों की मात्रा कम हो जाती है, और अगर आपकी शुगर लगातार में कंट्रोल है तो ये तकलीफें फिर मैनेजेबल हो जाती हैं, बहुत कष्ट नहीं देती। मतलब दवाइयां लेने से तात्कालिक लाभ हो जाएगा, लेकिन लगातार शुगर जो है कंट्रोल होगी, रखने से परमानेंट समस्या दूर हो जाएगी। कंट्रोल रखने पर शुगर, ये समस्या दूर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और सर ये मल्टीग्रेन आटा और ये आजकल बहुत चल रहा है, इसका क्या वास्तव में कैलोरी से रिलेट है या उम्र से भोजन रिलेट है या श्रम से? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा साहब। जो मल्टीग्रेन आटा है, देखिए जो जितना भी इजी टू डाइजेस्ट खाना, जैसे मैदा है बहुत हल्का रहता है, हमने खाया और हमको लगता है कि बस थोड़ी देर के अंदर फिर पेट खाली हो गया। ये जो इजी टू डाइजेस्ट खाना, ये तुरंत शुगर को बढ़ा देता है। जैसे ही शुगर एक लिमिट के ऊपर एकदम, बोलते ना कि तीर के समान जब शुगर हमारे ब्लड में बढ़ती है तो उससे बहुत सारे डैमेज होते हैं। इनफैक्ट हार्ट को डैमेज होने का एक बहुत बड़ा कारण सडनली बढ़ी हुई शुगर भी होता है।
तो जितना मोटा अनाज है, जितना रेशे वाला अनाज है, उतना कम शुगर बढ़ेगा, उतना कम शरीर को डैमेज होगा। तो मल्टीग्रेन आटे का मतलब है कि उसमें बहुत सारे ग्रेन मिले, बहुत सारा रेशा मिला, तो एकदम से शुगर नहीं बढ़ेगी। कैलोरी का इससे बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, पर हाँ शुगर के बढ़ने से इसका संबंध है। इसलिए तीनों भोजन के पहले हमें 1 कटोरी भर के सलाद, और जिसको हम ऑयली सीड कहते हैं, थोड़ी सी मूंगफली या 1 से 2 अखरोट या 3 से 4 अगर हम बादाम खा लेते हैं, तो उस भोजन से बढ़ने वाली जो शुगर की गति है वो कम हो जाती है। तो आप मल्टीग्रेन आटा भी उपयोग कर सकते हैं भोजन के पहले, सलाद या कोई ऑयली सीड जैसा मैंने बताया उनको भी आप ले सकते हैं। तो इससे उसके बाद वाले भोजन में जो शुगर बढ़ने की गति वो कम हो जाती है। इनका संबंध शुगर बढ़ने से है, ना कि कैलोरी के साथ है। सर दिन में तो शुगर कंट्रोल रहती, सुबह रेज होती है, ये इसके पीछे कोई खास खाली पेट जो सुबह की फास्टिंग शुगर है? आप अगर आपको, जैसा मैंने बोला कि अगर शुगर हो गया, काफी समय हो गया आप जैसा बता रहे हैं, तो आपका जो लिवर है वह, उसके ऊपर इंसुलिन का असर बहुत कम हो चुका है, या तो इंसुलिन कम बन रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही हम खाना रात में बंद करते हैं, हमारे आखिरी भोजन के बाद में, अब लिवर का काम है कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा के रखे। अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो लिवर जरूरत से ज्यादा शुगर हमारे सिस्टम में छोड़ता जाता है, जिसके कारण खाली पेट की शुगर बढ़ जाती है। जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनके लिए उत्तर है कि रात के इंसुलिन का डोज उनको बढ़ाना पड़ता है। जो लोग के अंदर इंसुलिन एडिक्वेट मात्रा में बन रहा है, उनको भोजन में मेजर परिवर्तन करने की जरूरत है, जिससे कि उनकी शुगर सुबह की और दिन के समय की भी कंट्रोल रह सकती है। जी थैंक यू सर। पंकज सर, आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। सर मैं कुछ ये जानना चाह रहा था कि 2011 में मुझे शुगर हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो पहले तो मैंने आयुर्वेदिक किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, तो कंट्रोल नहीं रहा। फिर मैं स्विच ओवर किया एलोपैथी पे, तो शुगर वगैरह सही हो गई। फिर धीरे धीरे बाद में जब रिवर्स के बारे में जानकारी आई कि तुमने 2-3 साल पहले से रिवर्सल पे काम करना शुरू किया, तो फास्टिंग पे टारगेट किया कि 80 की फास्टिंग रहना चाहिए, तो उस पर काम करते रहे। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब छोड़ दिया, तो केवल मैं बेसन और सोयाबीन का आइटम ही लेता हूँ, और थोड़ा बहुत फल और मेवा वगैरह। तो मेरा शुगर तो कंट्रोल रहता है, हमेशा 105 या 100 के आसपास ही रहता है फास्टिंग। लेकिन मैंने अभी 2-4 दिन पहले अपनी बॉडी का पूरा टेस्ट कराया, तो इस बार मैंने पहली बार सी पेप्टाइड का भी टेस्ट कराया, ताकि पता तो चले कि वास्तव में रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, इंसुलिन की प्रॉब्लम है। तो सारे पैरामीटर्स तो पहले से इम्प्रूव हो गए, लेकिन जो इंसुलिन फास्टिंग मैंने पहली बार कराया, तो उसकी जो रीडिंग आई वो 1.97 आई, जबकि उसकी नॉर्मल रेंज उसमें उन्होंने जो दी है वो 3 से 25 है। तो मैं तो सोच रहा था कि ये रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम है, तो बहुत है। आप सी पेप्टाइड की बात करें कि आप इंसुलिन की बात कर रहे हैं? इंसुलिन फास्टिंग की बात कर रहे हैं। इंसुलिन फास्टिंग टेस्ट कराई तो वो 1.97 आई, जिसकी नॉर्मल रेंज 3 से 25 जी है। जी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी, आप मुझे नहीं, आप जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं वो सी पेप्टाइड की रिपोर्ट हो। सीरम इंसुलिन तो आप जैसा बता रहे हैं कि 3 से, इनफैक्ट उसे 10 के आसपास, 10 से कम रहना चाहिए। आपकी खाने के बाद की शुगर कितनी रहती है? खाने की शुगर, चूंकि मैं सर्विस पर्सन हूँ, तो मैं उसे हमेशा चेक नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि हमने उस पर फोकस किया हुआ है। जी, और आपका HbA1c कितना है? उसी पे HbA1c कितना है? पहले 2 साल, हाँ 2 साल पहले कराया था तो वो 8.6 था, जो अभी मैंने कल कराया वो 8.2 है। नहीं, तो इसका मतलब आपके फिर खाने के बाद की शुगर सर बड़ी होगी, क्योंकि ऐसा जो ऐसा लग रहा है। हाँ, खाने के बाद, तो आप एक बार खाने के बाद की शुगर कराएं, अगर संभव हो तो। जो सी पेप, जो आपकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो इंसुलिन या सी पेप्टाइड की, वो मुझे आप भेज सकते हैं। हमारे जो क्लिनिक का नंबर है उस पे आप, व्हाट्सएप का नंबर एक रहता है, उस पे आप रिपोर्ट भेज सकते हैं, जिस पे देख के मैं आपको 12 से 24 घंटे में मैं आपको सलाह दे पाऊंगा। पर आप अपना पोस्ट मिल शुगर भी करा लें, और वो पोस्ट मिल शुगर और जो इंसुलिन की रिपोर्ट है वो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेज देंगे, ठीक है? तो वो नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दीजिएगा तो मैं भेज दूंगा सारी। जी जी। आप जबलपुर में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? मिल जाएगी तो बड़ी बड़ी। आप जबलपुर में रहते हैं कि बाहर रहते हैं सर? आप नहीं, कहाँ से? मैं सर लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा, आप लखनऊ से। हाँ 8251000671 यही नंबर है। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा रिपोर्ट खाने के 2 घंटे बाद की, और जो बाकी प्रोफाइल आपने कराया उनकी रिपोर्ट आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद 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 जी। विकास श्रीवास्तव सर सागर से जुड़े हैं। सर आप अपना प्रश्न पूछें। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। हेलो सर। जी सर, हमने डायबिटीज मुझे अभी करीब 6-8 महीने से है सर। जी।
तो वो डायबिटीज का सब पहला इन्फेक्शन किडनी पे ज्यादा होता है लोगों को, तो सर कौन सा टेस्ट प्राइमरी स्टेज में कराएं जिससे हमें पता चलता रहा कि किडनी में इन्फेक्शन नहीं है? और न्यू टेस्ट सिस्टेटिन सी है, कोई इसके इम्पोर्टेंस ही है क्या? नहीं, हाँ सिस्टेटिन सी इम्पोर्टेंट है, पर आपके सागर में जरूरी नहीं कि सिस्टेटिन सी से ही सारी जानकारी मिलेगी। आप अपने सागर में ही हाँ ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन करवा सकते हैं, यूरिन रूटीन। यूरिन क्रिएटिनिन तो सर बहुत बाद में पता चलता है, उसके पहले माइक्रो एल्बुमिन। नहीं, वही बता रहा हूं, आप ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन और माइक्राल जो टेस्ट रहता है ये सागर में ही करवा सकते हैं। हाँ नहीं, ये तो नहीं, तो सिस्टेटिन सी का है इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस, लेकिन जो जानकारी आपको देखिए, जो आपका अगर क्रिएटिनिन ठीक है तो सिस्टेटिन सी के आधार पर फिर कुछ ट्रीटमेंट में परिवर्तन नहीं होगा। आपका क्रिएटिनिन आपकी एज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एक क्रिएटिनिन किसी 25 साल के आदमी के लिए नॉर्मल है, पर 85 साल के आदमी के लिए एक क्रिएटिनिन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप अपना जो यूरिया क्रिएटिनिन, उस क्रिएटिनिन के आधार पे EGFR नाम का कैलकुलेशन होता है, जो कि कोई भी सॉफ्टवेयर के आधार पे या ऐप के साथ किया जा सकता है। और माइक्राल टेस्ट होता है, वो आप सागर में करा सकते हैं। माइक्राल टेस्ट पॉजिटिव अगर आता है तो 3 सैंपल कराए जाते हैं, अगर 3 में से 2 सैंपल में पॉजिटिव है तो उसका महत्व है। और यूरिन रूटीन जरूर कराइए। अगर डायबिटीज होकर 6-8 महीने हुआ है तो किडनी पे मेजर डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं रहते। इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके लिए यूरिन रूटीन, माइक्राल टेस्ट जिसे आप बोल रहे हैं माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट, और यूरिया क्रिएटिनिन, और यूरिया क्रिएटिनिन के आधार पर EGFR कैलकुलेशन। सिस्टेटिन टेस्ट बिल्कुल है, एडवांस टेस्ट है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है आपके इलाज के बारे में। अगर वो बढ़ा हुआ है और यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो आपका जो ट्रीटमेंट चेंज होगा। लेकिन हाँ, किडनी के लिए प्रोटेक्शन की दवाई लगेगी, पर अगेन वो दूसरी चीजों पर डिपेंड करेगी, आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके माइक्रो एल्बुमिन पे और दूसरे अन्य कारणों के ऊपर निर्भर करेगी। बहुत सारे, जैसे आपने ये सिस्टेटिन सी टेस्ट कराया होगा, जो आप प्रोफाइल भेजते हैं बाहरी लैबों को, उन पे आया होगा। पर बहुत बार मैंने देखा कि सिस्टेटिन सी कई लोग का नॉर्मल से ज्यादा इन लैब की रिपोर्ट में काफी समय तक रहता है, और उनका यूरिया क्रिएटिनिन स्थिर रहता है। जी सर। ठीक है, तो आप जो बेसिक टेस्ट है, जिसके बारे में चिकित्सा जगत जिसके आधार पर निर्णय लेता है, उन टेस्ट पे जरूर आप नजर रखें। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। सीता मैडम का हैंड रेज हुआ है। सीता मैडम, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए सर। नमस्कार, बहुत बहुत पन्ना से सीता चतुर्वेदी सर। जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे छोटे भाई को डायबिटीज है सर, तो वो क्या है, काफी फास्टिंग करता है, व्रत भी रहता है, तो क्या डायबिटीज वालों को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए बिल्कुल? क्या वो दवाइयां भी ले रहे हैं साथ में? नहीं सर, वो केवल बस घरेलू दवा, जैसे घूमना और शुगर नहीं लेना, बस इस टाइप का, लेकिन दवा नहीं ले रहे थे। नहीं, पर और उनका टेस्ट की रिपोर्ट कोई है अपने पास में कि नहीं है? नहीं, टेस्ट की रिपोर्ट तो सर उनकी 160 आ रही थी, और दूसरी चीज ये सर कि लेकिन उनको भूलने की समस्या हो गई, अब भूल जाते हैं वो बकाया। उनकी उम्र कितनी है? ये उम्र 52 हो रही है सर उनकी। और वजन कैसा है, कम है कि ज्यादा की तरफ है? बस सर 60 किलो के अंदर ही है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। नहीं तो मैडम फिर मतलब अगर इतनी कम उम्र में तो भूलने का मतलब सामान्य भूलने की प्रॉब्लम इस उम्र में नहीं होती है जी। जो कॉमन कारण है भूलने के, इस उम्र में कई बार विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकते हैं, तो उसकी जांच अपन करा सकते हैं। दूसरा, अगर भूलने की समस्या बहुत ज्यादा है तो न्यूरोलॉजिकल चेकअप होना चाहिए। कई बार ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी भूलने की समस्या हो सकती है, पर वो देख के न्यूरोलॉजिस्ट बता पाएंगे। अब जैसा मैंने बोला कि डायबिटीज का बाहरी कोई भी लक्षण नहीं है, केवल 160 शुगर चल रही है कह देने से काम नहीं चलेगा। खाली पेट की शुगर, भोजन के 2 घंटे बाद की शुगर, और 3 महीने का एवरेज शुगर जो हमने बताया, हीमोग्लोबिन HbA1c कहते हैं, वह जब तीनों अपन को मिलेंगी तो हम उनके बारे में ये निर्णय ले सकते हैं कि इन्हें कोई दवाई लेना है कि नहीं लेना, या बिना दवाई लिए केवल भोजन और व्यायाम के जरिए ये अपने शरीर को मजबूत रख सकते हैं, मतलब ठीक रख सकते हैं कि नहीं। जरूरत से ज्यादा फास्टिंग का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। और जो जैसा हमने पहले बताया कि अनियमित खाना, कि कभी खाया कभी नहीं खाया, या लगातार लंबे लंबे भूखे ले रहे हैं, उससे शरीर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा अच्छा असर नहीं पड़ता। खासकर अगर भूलने वगैरह की समस्या हो रही तो हो सकता है कि इतना ज्यादा फास्टिंग कर रहे हो कि जरूरी चीजों की कमी हो रही हो बॉडी में। तो एक बार उनका मतलब आज के तारीख में अगेन आपने जो आपके निकट के चिकित्सक है उनसे पूछ के, आजकल बहुत सस्ते में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल हो जाता है जिसमें विटामिन B12 वगैरह की जांच भी हो जाती है, वो आप उनसे लिखवा के करा सकते हैं। उसमें फास्टिंग शुगर भी हो जाता है, पोस्ट मील शुगर आप लोकल वहीं जहां रहते हैं वहां करवाएं, और 3 महीने का एवरेज शुगर करके डॉक्टर को संपर्क करें।
और उसके आधार पर अपन निर्णय कर सकते हैं कि इन्हें शुगर की दवाई की आवश्यकता है कि नहीं। पर ऐसे अंधेरे में कभी नहीं करना चाहिए कि शुगर हमें बहुत अच्छे से मालूम नहीं हो फिर भी हम शुगर का इलाज किए जा रहे हैं। भूलने में अगर B12 की कमी नहीं है तो फिर इनको न्यूरोलॉजिकल चेकअप होना चाहिए। इतनी कम उम्र में बहुत ज्यादा भूलने की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि जेनेटिक है, नहीं परिवार में किसी को है, तो क्या आने वाली पीढ़ी को होगा ही डायबिटीज, ऐसा है? संभावना बढ़ जाती है पर उससे अपन बच सकते हैं। बिल्कुल संभावना बढ़ जाती है पर उससे अपन बच सकते हैं। जी थैंक यू सर। थैंक यू। जी, अगला प्रश्न प्रदीप खरे सर के माध्यम से होगा। इसके बाद हम व्यास सर का प्रश्न रखेंगे। प्रदीप जी, आप अपने माइक को ओपन कर सकते हैं। हेलो जी हाँ, नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर, प्रदीप कुमार खरे दमोह से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। जी सर, मेरी शुगर खाने के पहले की लगभग 100 के आसपास बनी रहती है और खाने के बाद की 160 170 के करीब हो जाती है। लेकिन अभी मेरे को स्टोन हो गया था तो दवाई ली थी तो शायद स्टेरॉइड था उसमें, तो शुगर हो गई थी 164 to 94। दवाई लेने के बाद अभी शुगर मेरी 84 और 150 हो गई है और एवरेज शुगर आ रही 151 है। तो अच्छा। बताइए कुछ सजेशन आप। नहीं, मतलब ये तो अभी अगर आप दवाई ले रहे हैं इस शुगर के लिए? हाँ अभी ले रहे थे सर जी। नहीं अभी नहीं, जो पहले नहीं ले रहा था सर, पहले इस समय में आप दवाई ले रहे हैं? हाँ शुगर की लिया था मैंने, जब स्टेरॉइड के कारण शुगर बढ़ तो गई। अब ये दवाई मतलब जो आप बोल रहे हैं कि आपकी शुगर बढ़ गई थी, ये कितने दिन पुरानी बात बता रहे हैं? ये मेरे को सर 1 हफ्ते 10 दिन करीब पुरानी है। और उसके पहले आप दवाई नहीं ले रहे थे? नहीं ले रहा था बिल्कुल। तो अभी आप जैसे अपने डॉक्टर के सुपरविजन में आप ग्रेजुअली दवाइयों को बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पर हमेशा ध्यान रखें कि जैसे आज अपन ने दवाई कम की, कम से 7 से 10 दिन के बाद ग्लूकोमीटर के जरिए या पैथोलॉजी के जरिए आप चेक करके देखें कि जिससे कि आपकी शुगर सडनली क्योंकि बढ़ेगी तो बाहर से पता नहीं लगेगा। जी। डाइट को चेंज करें, एक्सरसाइज को बढ़ाएं अगर शारीरिक क्षमता मतलब कोई और दूसरा प्रॉब्लम अब नहीं है आपको तो, और धीरे धीरे आप दवाइयों से को कम कर सकते हैं। अगर आपकी पहले की शुगर भी खाली पेट 100 खाने के बाद 160-70 के आसपास रहती थी तो आप उसे बिना दवाई के फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, बस यही था सर। जी थैंक यू। व्यास सर, आप अपने प्रश्न को रखें सर। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्कार। सर मैं एक व्यवहारिक प्रश्न करना चाह रहा था कि जो एक हमारा खाने की शैली है वो आमतौर पर जो पढ़ने मिलती है वो ये है कि सुबह राजा की भांति, फिर राजकुमार की भांति, फिर एक बैगर की भांति, जबकि भारतीय परंपरा में ये उल्टा जाता है और शाम का जो भोजन होता है वो फुल डाइट ब्यारी होती है। इस बारे में आप क्या रिवर्सिबल वो समझेंगे कि ये उल्टा प्रक्रिया क्या है? मैं इसमें बड़ा सोचता रहता हूँ कई बार शुगर के लिए ऐसा, शुगर के लिए उल्टा है ये सर। जी बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका। देखिए, एक तो भोजन जो है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब है कि सारी चीजें, जो सारे जरूरी भोज्य पदार्थ हैं वो उसमें सम्मिलित रहें। जैसे कि एनर्जी देने वाले पदार्थ, हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग करने वाले पदार्थ जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, रेशा, विटामिन और मिनरल्स, ये सारे हम भोज्य पदार्थों के जरिए ले सकते हैं। दूसरा, जो शुगर के पेशेंट का खाना है वह उसकी शुगर की रिपोर्ट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। जैसा हम अगले 2 लेक्चर में देखेंगे कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग नाम की एक टेक्निक होती है जिसमें कि पेशेंट की शुगर 14 दिन तक हर क्षण के लिए नापी जा सकती है। और इसके आधार पर हम देखते हैं कि कई लोगों की शुगर किसी विशेष भोजन के बाद में बढ़ती है, किसी विशेष समय बढ़ती है। तो अगर ऐसा हम देख पाते हैं तो हम उसको, जैसे कई लोग की शुगर केवल नाश्ते के बाद बढ़ती है, लंच के बाद नहीं बढ़ती, डिनर के बाद नहीं बढ़ती, तो हम उसके नाश्ते की मात्रा को या नाश्ते की क्वालिटी को एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे ही कुछ लोग की शुगर केवल रात्रि खाने के बाद में बढ़ती है, बाकी दिन भर नहीं बढ़ती है, तो हम रात्रि के खाने को एडजस्ट करते हैं, उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। जो आपने हमसे प्रश्न पूछा कि खाने का में मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक जनरल रूल के हिसाब से पूछा, तो सुबह के समय में हम ये देखें कि हम देखते हैं कि जो इंसुलिन का असर है, प्राकृतिक इंसुलिन का असर, जिनमें डायबिटीज नहीं है उन व्यक्तियों में भी जो इंसुलिन का असर है वो सुबह के समय कम रहता है, क्योंकि हमारे ब्लड में हम एक्टिव रहते हैं। हमारा सारा शरीर शुगर के लिए भूखा है, क्योंकि शुगर ही शरीर का पेट्रोल है। मांसपेशियां उसी समय ज्यादा चलती, ब्रेन उसी समय ज्यादा चलता है, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस, इंसुलिन का काम करना कम हो जाता है, जिससे कि ब्लड में ज्यादा शुगर रहे, जिससे कि हमारा शरीर उसका उपयोग कर सके। तो इसलिए जो सुबह का जो नाश्ता है उसमें ऐसे पदार्थ नहीं लेंगे पहले मील में जो कि शुगर को सडनली शूट अप कर देते हैं। तो मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूं कि ब्रेड, बिस्किट, डबल रोटी इनको कम से कम लें। पोहा, दलिया, उपमा जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं शुगर तुरंत बढ़ाने के लिए, उनको हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा ना लें। दालें जैसे दाल, चना, छोला, राजमा, सोयाबीन, मटर, मूंग, लोबिया, बेसन का चीला, दाल का चीला,
अंकुरी दाल बघड़ला के, ढोकला, इवन कम तेल में दाल के भाजी बड़े जैसे या कटलेट बना के इसको ज्यादा लें, जिससे कि शुगर सडनली शूट अप ना हो, एनर्जी भी मिले, शुगर भी शूट अप ना हो। दोपहर टाइम पे हम रोटी सब्जी दाल सब ले सकते हैं। फ्रूट्स जैसा मैंने बताया कि सुबह लेंगे मीठे हैं तो तुरंत शुगर बढ़ा देंगे, रात्रि में हमने फ्रूट लिया और फिर उसके बाद ज्यादातर चलना फिरना नहीं होता तो वो बड़ी शुगर ब्लड में बनी रहेगी। तो इसलिए दोपहर शाम के टाइम पे लें, जिससे जो दवाई ले रहे हैं तो उनकी लो होती शुगर एक लेवल पे आ जाए और उनको फ्रूट का स्वाद भी मिल जाए और उसका बेनिफिट भी मिल जाए। रात्रि का खाना जैसे हमने बोला फुल भोजन ले सकते हैं, पर अगेन हमने ये देखा गया है कि अगर रात्रि का भोजन भारी लेते हैं, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है और फिर मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो नाइट टाइम की शुगर बढ़ती है। और जैसा एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा था कि सुबह की शुगर भी बड़ी मिलती है, तो इसीलिए हमको जो लंच और डिनर है उस पे कंट्रोल रखना है। रात्रि के भोजन को हम थोड़ा अगर जल्दी कर सके तो वो ठीक रहेगा। अगेन जब मिक्स भोजन लेंगे जिसमें सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं, सलाद भी है, जो नॉन वेजिटेरियन खाना ले रहे हैं कुछ मात्रा में हेल्दी रूप से बना हुआ नॉन वेजिटेरियन खाना है, और जिसमें रोटी राइस की मात्रा बहुत अधिक नहीं है, ऐसा खाना हमारे रात के खाने के लिए उपयुक्त है। करीब संभव होने पर 12 घंटे की फास्टिंग होना चाहिए। 8 बजे रात्रि खाना खाए, सुबह का नाश्ता 8-9 बजे के आसपास करें। तो शरीर को जब हम 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो रिकवरी का टाइम मिल जाता है। तो ये जनरल वो एक एडवाइस है जो हर व्यक्ति के लिए, केवल डायबिटिक के लिए नहीं है। पर जैसा मैंने बोला कि डायबिटीज में फाइन ट्यूनिंग ऐसी होती है कि किसी पर्टिकुलर खाने में वो बेचारा रूखा सूखा भी खा रहा है तो भी शुगर बढ़ रही है, तब उस खाने को हम एडजस्ट करते हैं। वो जिसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ डाइट करना पड़ता है कई पेशेंट के ऊपर। हमारे साथ एके नाम से भी हमारे दर्शक जुड़े हैं। सर, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा एक ही प्रश्न है सर कि क्या विटामिन B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी क्या इस बीमारी का लक्षण है क्या, और इसको किस हद तक जो है वो डाइट मैनेजमेंट से ठीक किया जा सकता है, या फिर हमें अलग से इंजेक्शंस या अलग से बाहर से दवा वगैरह लेना पड़ेगी, टैबलेट्स? बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। जो B12 की डेफिशिएंसी बीमारी से डायरेक्टली नहीं जुड़ी पर बीमारी के इलाज से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। डायबिटीज के इलाज में मेटफॉर्मिन नाम की एक दवाई दी जाती है जो कि बेसिक दवाई कहलाई जाती है डायबिटीज की। अधिकतर मरीज जिन्हें डायबिटीज की शुरुआत होती है, अगर उन्हें मेटफॉर्मिन ना देने का कोई कारण नहीं है तो उनकी शुरुआत सबसे पहले मेटफॉर्मिन से होगी। मेटफॉर्मिन के लगातार उपयोग से आंत से B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इस कारण से उस व्यक्ति में B12 की कमी हो सकती है। तो जो लोग मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, और अधिकतर मरीज डायबिटीज के मेटफॉर्मिन के ऊपर रहते हैं, तो उनको अपना B12 की जांच पीरियोडिकली कराना चाहिए। अगर B12 की मात्रा नॉर्मल से कम है तो अनफॉर्चुनेटली गोलियों से नहीं बढ़ेगा, उसके लिए इंजेक्शन का ट्रीटमेंट है। यूजुअली जो सामान्य तरीका रहता है, हम B12 का जो एक रूटीन इंजेक्शन मिलता है कई नामों से और लगभग प्रत्येक जगह छोटी से छोटी जगह भी उपलब्ध है, उन्हें हम वंस अ वीक इंजेक्शन लेते हैं फॉर 5 इंजेक्शन। जब 5 इंजेक्शन हो जाते हैं तब उन्हें वंस इन 15 डेज कहते कर लेते हैं, 15 दिन में एक बार वो 5 लेते हैं, और कई बार वंस इन अ मंथ भी हम 5 लेना पड़ते हैं, और उसके बाद में साल 2 साल में अपन B12 की जांच फिर करवाते हैं। पर जिनमें B12 की कमी, उनमें एटलीस्ट 5 इंजेक्शन तो मिलना ही चाहिए। ओरल B12 सप्लीमेंटेशन दिया जा सकता है। जिनकी डाइट डेफिशिएंट है, जो कई तरह का फैट डाइट कर रहे हो, जैसा अभी किसी ने पहले प्रश्न पूछा था कि बिना आवश्यकता बहुत प्रोलॉन्ग या बार बार फास्टिंग करते हैं तो B12 की मात्रा भोज्य पदार्थों से उनको नहीं मिलती, उनमें भी B12 की कमी हो सकती है। तो डायबिटीज के इलाज से जुड़ा प्रॉब्लम है जो कि कॉमनली मिल सकता है डायबिटीज के मरीजों में। और जैसा हम ईयरली जांच कराते हैं और मेटफॉर्मिन लगातार ले रहे हैं तो साल में एक बार B12 की जांच करा लें। कम है तो सप्लीमेंटेशन मेनली इंजेक्शन के तौर पे, अगर नॉर्मल है तो ओरल टैबलेट या ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें B12 की मात्रा ज्यादा है उन्हें हम जोड़ सकते हैं। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि इंसुलिन को लेके सर बड़ा एक वो है कि इंसुलिन लीजिए और उसके बाद चाहे जैसा जो कुछ भी खाइए, ये धारणा कहाँ तक सर ठीक है? कहते हैं इंसुलिन जो है वो नॉन डैमेजिंग है, और नई जनरेशन के बच्चों में ये टेंडेंसी जो है बहुत तेजी से जो सर शायद उनका माइक म्यूट हो गया। मेरी आवाज आ रही है मैडम? मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है। तो मैं इनका अच्छा प्रश्न था, मैंने लास्ट की 2 स्लाइड में दिखाया था, थोड़ा जल्दी मैंने दिखा दिया था। जो इंसुलिन है वो डायबिटीज का एक वैलिड ट्रीटमेंट है। कहना है कि हमने अपनी लाइफ अभी शुरू नहीं जाएंगे, हम तो इंसुलिन लेंगे और नॉर्मल। जी हाँ सर, मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है एक साहब। और जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत धारणा है। इंसुलिन की, जैसा मैंने बोला कि नॉर्मल इंसुलिन शरीर के लिए आवश्यक है, जरूरत से ज्यादा इंसुलिन शरीर के लिए घातक है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं।
इनफैक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम जो डायबिटीज से संबंधित है वो हाइपर इंसुलिन में कारण होता है। हमने बताया था कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। उस इंसुलिन बड़ी मात्रा के कारण ही लोग बोलते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम होता है, खून की नलियों में क्लॉटिंग जमा होती है। और यह बिल्कुल ही गलत धारणा है कि हम इंसुलिन की बहुत मात्रा लें और कुछ भी खा पी लें, तो बिल्कुल भी यह सही नहीं है। और हमको, जैसा मैंने बोला कि डायबिटीज का इलाज केवल दवाइयों के ऊपर तो निर्भर है ही नहीं, डाइट, ड्रग एंड एक्सरसाइज, तो वन थर्ड सबका रोल है। तो अगर हम ड्रग के ऊपर निर्भर नहीं है, हमको एक्सरसाइज भी चाहिए और हमको डाइट के ऊपर परिवर्तन भी चाहिए, और उसके साथ में हम ड्रग का जो जुडिशियस, जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर यूज करके हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। उद्देश्य केवल शुगर को नॉर्मल रखना नहीं है, उद्देश्य शुगर को नॉर्मल रखने के साथ साथ टारगेट ऑर्गन को भी बचाना है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन लेने से कभी भी नहीं बच पाएंगे। नहीं सर, ये जो एक वो है कि टेबलेट से अगर कंट्रोल हो रही है सर, तो फिर इंसुलिन पे नहीं जाना चाहिए, ये क्या सही है? हाँ, अगर आप इंसुलिन के प्रॉपर इंडिकेशन है कि अगर टेबलेट ना लेने का कोई कारण बॉडी में है, मान लीजिए किसी को जॉन्डिस हो गया, जो कि हो सकता है, कॉमनली हो सकता है, जो कि एक ऐसी बीमारी जो कुछ समय में 3 से 4 हफ्ते में ठीक होने वाली है, पर जॉन्डिस के दौरान डायबिटीज की दवाइयों से लिवर को डैमेज हो सकता है, ऑलरेडी डैमेज लिवर है, उस समय रोक देते हैं। किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, इंसुलिन बेसिकली प्राकृतिक पदार्थ है जो शुगर कंट्रोल करने के अलावा दूसरे कई काम भी करता है, जैसे शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता भी देता है। बड़ा इन्फेक्शन है, टीबी का मरीज है, टीबी हो गया है, उसको इम्यूनिटी की जरूरत भी है, जो कि थोड़ी मात्रा में बाहर से इंसुलिन देने में मिलती। भले ही गोली से शुगर कंट्रोल होती है, डॉक्टर कुछ मात्रा में गोली कम करके इंसुलिन ऐड करते हैं, जिससे कि उसको इम्यूनिटी भी मिलती रहे। नहीं सर मैं समझा नहीं एक्चुअली, जो ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि इंसुलिन, ये जो टैबलेट्स हैं सर, ये लीवर, लंबे समय उपयोग में लीवर को और किडनी को डैमेज करते हैं सर, तो इसकी जगह पे आप लिमिटेड जो यूनिट से आप इंसुलिन स्टार्ट करेंगे तो आपके ये 2 ऑर्गन जो है बचे रहेंगे। सर मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूसरे तरह से देता हूँ। किडनी और हार्ट डैमेज होने का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज है, ना कि दवा है सर। ठीक है, तो जो भी दवा आप जो भी दवा आप ले रहे हैं, मैक्सिमम दवा को मार्केट में आए हुए 30 और कुछ दवा को आए हुए 50 साल हो गया है, तो उनके बारे में कोई भी कंफ्यूजन मेडिकल साइंस को नहीं है कि इनसे लिवर डैमेज होने वाला, इनसे किडनी। अगर लिवर डैमेज हो गया किसी और कारण से तो वो दवा रुकेगी। सर क्यों रुकेगी? क्योंकि जैसा मैंने मेटफॉर्मिन का नाम लिया, 50 साल के ऊपर ये दवा है, और जिसको बोलना चाहिए कि कई तरह के बेनिफिट शरीर में है, लेकिन ये किडनी के जरिए शरीर से बाहर निकलेगी। अगर किसी की किडनी डैमेज हो गई तो अपन ने एक गोली मेटफॉर्मिन खिलाई, 24 घंटे में निकलना चाहिए, वो 24 घंटे में नहीं निकल रही, वो 48 घंटे में निकल रही है, क्योंकि किडनी स्लो काम कर रही, शुगर सडनली लो हो जाएगी। इस कारण से मेटफॉर्मिन बंद होगा। मेटफॉर्मिन से किडनी खराब नहीं हुई, किडनी खराब होने के कारण हम मेटफॉर्मिन नहीं दे पाएंगे सर, इसलिए बंद किया गया उसे। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। हेमंत जी ने हैंड रेज किया है। हेमंत जी, संक्षिप्त में अपने प्रश्न को रखें आप। हाँ नमस्कार। नमस्कार। सर ये चीज पूछना था कि जैसे डायबिटीज है तो टैबलेट होती है, तो टैबलेट दिन में एक बार ली जाती है, कुछ डॉक्टर बोलते हैं दिन में एक बार ले लीजिए, तो वो मॉर्निंग में ली जाए या रात को खाने के बाद ली जाए, कौन सा विच इज द बेस्ट टाइम? सर अगेन ये ये मरीज पर और आपकी शुगर के प्रोफाइल पर निर्भर है। जब डायबिटीज की शुरुआत शुरू में होती है, तो जैसा हम लोग अभी मेटफॉर्मिन की बात ही कर रहे थे, और शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है, तो मेटफॉर्मिन लेने पर लिवर के ऊपर इंसुलिन का असर बढ़ जाता है। और जैसा मैं बोला कि लिवर ही है जो रात भर बॉडी के अंदर शुगर छोड़ता है। डायबिटीज की शुरू के होने पर, इंसुलिन के कम काम करने पर लिवर जरूरत से ज्यादा शुगर बॉडी के अंदर छोड़ देता है। तब कुछ ऐसे मरीजों को नाइट टाइम पे अपन खाने के साथ में मेटफॉर्मिन लेने की सलाह देते हैं। पर मान लीजिए किसी व्यक्ति की शुगर लंच के बाद में भी 300 चल रही है, तो उसे दिन में भी शुगर की दवाई लेने की या इंसुलिन लेने की या कुछ और तरह की दवाई लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी डायबिटीज होकर कितना समय हुआ, कौन सी शुगर उसकी ज्यादा गड़बड़ हो रही है, और किस शुगर को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो साथियों, अब हम आज के इस कार्यक्रम निधि, एक क्वेश्चन आया है अपने पास, किसी सरिता नामक लेडी ने लिखा है कि मुझे शुगर है सर, वो लिख रही है मुझे शुगर है, 300 तक पहुंच जाती है, पर मुझे पता नहीं चलता, दवाई खाने से जलन होती है, तो सर क्या इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है? ऐसा उन्होंने लिखा है सर।
जी जी मैडम, जैसा मैंने बोला कि ये तो अधिकतर लोग को शुगर बढ़ने से किसी को तकलीफ होती नहीं है, यही इस बीमारी की प्रॉब्लम है। चेतावनी नहीं देती, जब वार करती तो बहुत आश्चर्य होता है। तो शुगर बड़ी हुई और मरीज को बाहर से पता नहीं लग रहा है, यह तो अधिकतर मरीजों के साथ ही होता है। दूसरा, जैसा उन्होंने कहा, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, कुछ प्रतिशत मरीजों को शुगर की दवाइयां लेने से पेट में जलन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, भूख बिल्कुल कम हो जाती, क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती नहीं है। शुगर तो कंट्रोल हो गया लेकिन बेचारे 24 घंटे परेशान रहते हैं। ऐसे मरीजों में उन दवाइयों को जो कि पेट में नुकसान, मतलब पेट में साइड इफेक्ट कर रही हैं, उन दवाइयों को रोक के दूसरी दवाई दी जाती है। कुछ परसेंट पेशेंट को जिनकी शुगर बहुत बड़ी और वो बेचारे किसी भी तरह की गोली को झेल नहीं पा रहे हैं, मतलब थोड़ी भी दवाई लेते हैं, और किसी भी डायबिटीज की 5 ग्रुप की दवाइयां आज के तारीख में बाजार में उपलब्ध है, जिसमें से 1 या 2 ग्रुप की दवाइयों से पेट में तकलीफ होती है, 3 ग्रुप की दवाइयों से यूजुअली पेट में साइड इफेक्ट नहीं मिलते हैं। तो डॉक्टर उन ग्रुप की दवाइयों को मात्रा को घटा बढ़ा के आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि फाइनली कुछ परसेंट पेशेंट में हम कोई भी दवाई ने पेट में तकलीफ होती है, ऐसे मरीजों के लिए कई बार इंसुलिन हमको बाहर से देना पड़ता है उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए, पर ऐसा नंबर बहुत कम है। तो मुझे विश्वास है कि अगर ये अपने डॉक्टर से पूछेंगी और ये प्रॉब्लम बताएंगी कि हमारे पेट में तकलीफ हो रही है, तो वो डॉक्टर ग्रुप बदल के दवाई देंगे तो उनको तकलीफ भी नहीं होगी और शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।